हेलो स्टूडेंट्स। तो फिर से आ चुके हैं हम अपने अगले चैप्टर के साथ, फिर से आ चुके हैं हम अपने अगले चैप्टर के साथ जिसका नाम है माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो हमें माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर के अराउंड 56 क्वेश्चन जो है इस वीडियो के अंदर हमको सॉल्व करना है, जो हमारी आने वाली बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जो है हमारे पास की विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया, मिल्क से कर्ड बनाने वाले बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? तो यहां पर आंसर आ जाता है लैक्टोबैसिलस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई ये। लैक्टोबैसिलस जो है वो दूध से दही बनाने का काम करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैंक बैक्टीरिया इज फाउंड इन एनाएरोबिक स्लज। भाई एनाएरोबिक स्लज है तो वहां पर कौन से बैक्टीरिया पाए जाएंगे? ठीक है, तो मेथनोबैक्टीरियम जो है वो एनाएरोबिक होते हैं। ठीक है, ये ऐसी कंडीशन में पाए जाते हैं जहां पर ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, उनको कहते हैं हम मेथनोबैक्टीरियम। ठीक है, तो ये मेथनोबैक्टीरियम एनाएरोबिक स्लज के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, मेथेन गैस प्रोड्यूस करने का काम भी करते हैं, तो बायोगैस के अंदर भी यही पाए जाएंगे। फर्स्ट एंटीबायोटिक इज, भाई पहली एंटीबायोटिक क्या है? तो पहली एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन को एक फंगस से निकाला गया था, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि जो माइक्रोब्स है वो हमारे लिए कैसे यूजफुल है। तो हमने कहा कि सर जो पेनिसिलिन है इसको हमने एक फंजाई से निकाला। सबसे पहली एंटीबायोटिक है ये जिसको हमने फंजाई से निकाला, जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। किसने निकाला है? तो इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया है। ठीक है, पहली एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, किससे? फंजाई, जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कुछ कह रहा है, इसको देखें। अगला क्वेश्चन है माइकोराइजा हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ। भाई माइकोराइजा किसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है? ठीक है, तो माइकोराइजा एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, हमारा जो फास्फोरस रहता है इसे एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है माइकोराइजा। दूसरी एक खासियत है कि माइकोराइजा है क्या? तो ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसका? प्लांट रूट का। और इसके साथ क्या है? इसके साथ है फंजाई और प्लांट रूट का जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है माइकोराइजा। और माइकोराइजा किस काम में आ रहा है? हमारे फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करने का काम कर रहा है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, मतलब कहीं ना कहीं हम एक बायो फर्टिलाइजर जैसा यहां पर इसको मान सकते हैं। अगला है ब्लैंक डिस्कवर पेनिसिलिन। पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया? तो हमने यहां पर पढ़ाई है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो डिस्कवर करते हैं किसे? पेनिसिलिन को 1928 में। ठीक, इसके बाद बढ़े आगे। तो अगला क्वेश्चन है सोर्स ऑफ पेनिसिलिन क्या था? तो सोर्स ऑफ पेनिसिलिन सर पेनिसिलियम नोटेटम जो फंगस है वो हो जाएगी, तो ए आंसर यहाँ पर राइट हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। भाई बायोगैस का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है? बहुत पूछा गया क्वेश्चन। मीथेन, CH4 जो है वो बायोगैस का मेन कंस्टिट्यूएंट हो जाता है। मीथेनोजेंस जो होते हैं इन्हें इस गैस को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है भाई BOD का फुल फॉर्म क्या है? तो BOD का फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो BOD का फुल फॉर्म हो जाता है। अगली बात करेंगे, एक्चुअली हाँ BOD होता क्या है? तो पहले तो ये समझना है कि BOD क्या है। तो BOD का मतलब है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम BOD से। इसका मतलब ये है कि अगर मान के चलिए कि पानी के अंदर बहुत ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन्स की या प्लांट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जा रही है, एल्गल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि वहां पर नाइट के समय में, रात के समय में ये जो एल्गीज होती है ये सारा ऑक्सीजन को वहां पर एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं इनकी पॉपुलेशन वहां बढ़ने से वहां उसके अंदर पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि BOD मेजर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है जिसकी जरूरत है उसको हम क्या कह रहे हैं? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कह रहे हैं। टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए पानी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको जिस ऑक्सीजन की जरूरत है उसको हम क्या कह रहे हैं? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कह रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि ब्लैंक ईस्ट इज यूजफुल फॉर अल्कोहल फर्मेंटेशन। भाई सेक्रोमाइसिस सेरेबियेसी जो है इसे ध्यान रखना है। और ये भी पूछा जाता है, इसे हम बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं।
बेकर्स यीस्ट भी कहते हैं। बेकर्स यीस्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो सैकरोमाइसिस सेरेबियेसी है, ये जो बेकरी इंडस्ट्रीज होती है उसके अंदर जो है ये काम में आता है, जो ब्रेड वगैरह बनते हैं हमारे, उनमें काम में आता है बेकरी इंडस्ट्री के अंदर। तो बेकर्स यीस्ट भी इसको कहते हैं, ये भी हमको ध्यान रखना है, ठीक है। ब्रेवर्स यीस्ट और बेकर्स यीस्ट, इसको दोनों ही इसको कहते हैं क्योंकि ये अल्कोहलिक बेवरेज बनाने में भी काम में आता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, बेकर्स यीस्ट और ब्रेवर्स यीस्ट दोनों क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये बेवरेज इंडस्ट्रीज के अंदर भी काम में आ रहा है, जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है उसमें काम में आ रहा है। ऑल्सो ये जो है हमको काम में आ रहा है कहाँ, जो बेकरी इंडस्ट्रीज होती है उनके अंदर भी काम में आ रहा है। ब्लैंक इज कॉल्ड बेकर्स यीस्ट, ये आ गया भाई क्वेश्चन। बेकर्स यीस्ट किसको कहेंगे, तो सैकरोमाइसिस सेरेबियेसी को कहेंगे, ठीक, ये आंसर हो जाएगा राइट। अगला है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या कहलाता है, लाइकन कहलाता है। एल्गी और फंजाई के बीच में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है दैट इज कॉल्ड लाइकन, ठीक है। लाइकन में जो एल्गी वाला पार्ट है उसे हम फाइकोबायोन्ट कहते हैं, और फंजाई वाला पार्ट जो है उसे हम माइकोबायोन्ट कहते हैं। अगला है लाइकन इज एन इंडिकेटर ऑफ ब्लैंक पॉल्यूशन। क्या होता है कि जो लाइकन होता है वो हमारे पास एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है, मतलब जहां एयर पॉल्यूशन होगा, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड एयर जहां पे पाई जाएगी, वहां पर लाइकन की पॉपुलेशन जो है वो एब्सेंट होती है, मतलब लाइकन वहां पे नहीं पाया जा रहा। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि लाइकन आर सेंसिटिव टू एयर पॉल्यूशन। लाइकन जो है एयर पॉल्यूशन के लिए सेंसिटिव होते हैं, स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड, जो SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, इसके लिए सेंसिटिव होते हैं। देयर एब्सेंस और पुअर ग्रोथ इंडिकेट हाई एयर पॉल्यूशन लेवल, मतलब जहां पर हाई एयर पॉल्यूशन होगा वहां पर जो लाइकन हो गए उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी या एब्सेंट होंगे, ये वहां पर नहीं पाए जाएंगे। तो लाइकन इज ए इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। अगला केस है माइक्रोब्स व्हिच आर रेस्पायर विदाउट ऑक्सीजन आर कॉल्ड। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन के बिना रेस्पिरेशन कर लेते हैं, दैट इज एनारोब्स। एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी जो है रेस्पिरेशन करेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। इट मींस राइजोबियम इज ब्लैंक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। भाई अब ये बात आती है कि इसका क्या मतलब है, तो फ्री लिविंग होगा, नहीं होगा, पैरासाइट, पैथोजेनिक तो नहीं होगा, सिम्बायोटिक होगा। सिम्बायोटिक कैसे है सर, राइजोबियम की अगर हम बात करें, राइजोबियम की अगर हम बात करें तो राइजोबियम करता क्या है, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स का मतलब ये हुआ कि भाई हमारे पास सोयाबीन है, चना है, उड़द है, जो लेग्यूमिनस फैमिली के मेंबर है मेनली, ठीक है। पल्सेस क्रॉप जो दलहनी फसलें होती है उनके अंदर, इनकी जड़ों के अंदर हम देखें तो यहां पर हमको मिलते हैं रूट नोड्यूल्स। क्या मिलते हैं, रूट नोड्यूल्स मिलते हैं। ये जो राइजोबियम है ये रूट नोड्यूल्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो राइजोबियम और रूट, राइजोबियम का और प्लांट का, लेग्यूमिनस प्लांट का एक एसोसिएशन है जिसको हम कह रहे हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या है सर, ऐसा एसोसिएशन जिसमें दो मेंबर एक साथ रह रहे हो और दोनों मेंबर को एक दूसरे से फायदा हो, दैट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सहजीवी संबंध इसको कहेंगे, दोनों को भाई एक दूसरे से फायदा है। आप समझते हैं कि इसको फायदा कैसे सर, राइजोबियम को शेल्टर मिल रहा है, राइजोबियम को रहने के लिए जगह मिल रही है। दूसरा सर, राइजोबियम को अपनी ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं। वो कहां से मिल रहे हैं, वो लेग्यूमिनस प्लांट से मिल रहे हैं। और प्लांट को क्या मिल रहा है, तो ये राइजोबियम की एक खासियत है कि हमारे पास एटमॉस्फेयर में हम कहते हैं कि सर 78% जो है वो नाइट्रोजन पाई जा रही है, ठीक है। फिर आपने कहा कि सर फिर भी आप जो है यूरिया जो दे रहे हैं, डीएपी जो दे रहे हैं, डायमोनियम फॉस्फेट, इससे आप नाइट्रोजन दे रहे हैं। यूरिया 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, तो आप यूरिया डीएपी इसलिए क्यों दे रहे हैं सर, जब एटमॉस्फेयर के अंदर 78% नाइट्रोजन है तो फिर यूरिया में आप नाइट्रोजन दे रहे हो, तो यूरिया क्यों दे रहे हैं हम, यूरिया इसलिए दे रहे हैं कि प्लांट गैसियस फॉर्म की जो नाइट्रोजन है इसको यूज नहीं कर सकते, तो इसको बनाना पड़ेगा हमको अवेलेबल फॉर्म में। अवेलेबल फॉर्म का क्या मतलब होता है कि इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जब प्लांट के ये काम में आएगी, अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगी, ठीक है। और इस काम को करने का काम कौन करता है, इस N2 को NO2 में बदलने का काम कौन कर रहा है, वो कर रहा है हमारा राइजोबियम। तो क्या किया इन्होंने, राइजोबियम ने नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया जमीन के अंदर अवेलेबल फॉर्म में, जिससे क्या हो रहा है कि प्लांट जो है नाइट्रोजन को ले पा रहा है, ठीक है। तो प्लांट को क्या मिल गई, प्लांट को मिल गई सर नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन मेन ग्रोथ फैक्टर है, नाइट्रोजन होगा तो प्लांट की ग्रोथ होगी, ठीक है। तो प्लांट को मिल गया राइजोबियम से नाइट्रोजन, और राइजोबियम को मिल गया शेल्टर और फूड, अपने रहने के लिए जगह सर, और खाने के लिए भोजन। ये दो चीजें राइजोबियम को मिल गई पौधे से, और पौधे को मिल गया नाइट्रोजन किससे, राइजोबियम से। अब दोनों को एक दूसरे से सर फायदा हो गया, और दोनों को फायदा हो गया तो इसको क्या कह देंगे हम,
इसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन कह देंगे, सहजीवी संबंध कह देंगे। तो ठीक है भाई, सिम्बायोटिक एसोसिएशन समझ में आ गया हमको राइजोबियम का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। एजोटोबैक्टर इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया किस टाइप का है? तो फ्री लिविंग है। एजोटोबैक्टर को किसी रूट नोड्यूल की जरूरत नहीं है, किसी प्लांट से कोई लेना देना नहीं है, अकेला इंडिविजुअल पाया जाएगा जमीन के अंदर और नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम कर देगा। तो ये कैसा हो गया? फ्री लिविंग हो गया। तो जो एजोटोबैक्टर है फ्री लिविंग है, जबकि राइजोबियम क्या है? राइजोबियम होगा हमारा सिम्बायोटिक। बात आती है आईपीएम का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आईपीएम का फुल फॉर्म हो जाता है। इसका क्या मतलब है? सर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ये है कि हम पेस्ट मैनेजमेंट तो करना है, हमको पेस्ट मैनेजमेंट तो करना है, लेकिन इसमें हमको ये भी ध्यान रखना है किस किस का? इन्वायरमेंट का ध्यान रखना है, इन्वायरमेंट का ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है। अब अगर हम पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, अगर हम पेस्टिसाइड डाल रहे हैं तो इससे इन्वायरमेंट को भी नुकसान है सर, और इससे जो है वो हेल्थ को भी नुकसान। तो हम ऐसा कुछ करें, टोटली हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई टोटली हम केमिकल पेस्टिसाइड को छोड़ दें। क्यों? क्योंकि टोटली केमिकल पेस्टिसाइड को छोड़ना पॉसिबल नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप बायोपेस्टिसाइड से सभी तरीके के इंसेक्ट को सारे तरीके के इंसेक्ट और पेस्ट को कंट्रोल कर पाए आप। तो अब ऐसी सिचुएशन में करना क्या है? ऐसी सिचुएशन में ये करना है कि हमको एक मॉडरेटली इनको यूज करना है, एक बैलेंस रूप में हमको इसको यूज करना है कि भाई कुछ हम केमिकल, कुछ बायोकेमिकल, कुछ बायोलॉजिकल, कुछ एग्रीकल्चरल, इन सारी मेथड को एक साथ कंबाइन करके सभी को कलेक्टिवली जब हम यूज करते हैं पेस्ट कंट्रोल के लिए, केवल हम अकेले केमिकल पेस्टिसाइड पे डिपेंड नहीं है, हम दूसरे तरीके भी निकाल रहे हैं। जैसे हमने से कहा सर क्रॉप रोटेशन कर दें, हमने कहा कि कुछ पैरासाइट जो इंसेक्ट को खाने वाले जो बर्ड्स होते हैं या दूसरे इंसेक्ट होते हैं उनसे हम कंट्रोल कर दें, दैट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल। सिंपल अगर हम भाषा में देखें तो हम जब खेत में पानी वानी देते हैं तो कुछ पक्षी आके और वहां पर जो इंसेक्ट अवेलेबल है उनको खाने का काम करते हैं। ये बायोलॉजिकल कंट्रोल है कि भाई आप बर्ड से या किसी दूसरे इंसेक्ट से इंसेक्ट को कंट्रोल कर रहे हो, बायोलॉजिकल कंट्रोल। फिर केमिकल कंट्रोल में उन्होंने कहा सर केमिकल पेस्टिसाइड का यूज कर लो। बायोकेमिकल पेस्टिसाइड मतलब जो बायोपेस्टिसाइड है उनका यूज कर लो, निकोटीन वगैरह जो टोबैको से निकाला जाता है ना, धतूरा है, आंख है, इनके जो पेड़ होते हैं इनसे हम बायोपेस्टिसाइड निकालते हैं। तो ये पेस्टिसाइड का यूज कर लो आप, बायोपेस्टिसाइड का। अगला आप या क्या करो कि हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड हो गई, एग्रीकल्चरल मेथड हो गई, कुछ फिजिकल मेथड भी यूज करते हैं, जैसे ट्रैप का यूज कर सकते हैं हम, स्टिकी ट्रैप, लाइट ट्रैप, इनका यूज भी हम जो है वो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास होते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम पेस्ट मैनेजमेंट के लिए अलग अलग तरीके जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है उनको कलेक्टिवली जो है वो यूज करते हैं, दैट इज आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। अब बात आती है कि स्विस चीज जो होता है इसको बनाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? ठीक है, स्विस चीज बनाने वाला बैक्टीरिया कौन सा रहेगा? तो प्रोपियोनिबैक्टीरियम शेरमानी जो है स्विस चीज बनाने का काम करेगा। ठीक है, स्टैटिक सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसको हमें ध्यान रखना है। अगला केस आता है टोडी। ये टोडी जो होती है ये फर्मेंटेटेड ड्रिंक है। तो ये किससे निकाली जा रही है टोडी? तो जो पाम का शेप होता है, ताड़ के जो पेड़ होते हैं, पाम के जो ट्रीज होते हैं, पाम ट्रीज का जो शेप निकलता है, उसका जो रस है, उससे एक फर्मेंटेड ड्रिंक बनाई जाती है जिसको कहते हैं तोड़ी। और ये जो है ये ट्राइबल एरियाज में कुछ ट्राइब जो है, जैसे गोंड हो गया, भील हो गया, ये जो ट्राइब है इस तरीके के ड्रिंक्स का यूज करती है। अगला क्या है? वर्मी कंपोस्ट इज मेड बाय। वर्मी कंपोस्ट किससे बन रहा है सर? वर्मी कंपोस्ट अर्थवॉर्म से बन रहा है। अर्थवॉर्म से बन रहा है। 6 महीने में आप 6 मंथ के अंदर आराम से वर्मी कंपोस्ट को बना लो, और 6% इसमें नाइट्रोजन भी होता है, अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन भी है, बनाने में समय भी कम लग रहा है सर, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी इसके अंदर है। ठीक है, तो वर्मी कंपोस्ट किससे बन रहा है? अर्थवॉर्म से बन रहा है। ठीक है, अर्थवॉर्म को क्या कहते हैं? फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं, किसान का जो दोस्त है वो कहते हैं हम किसको? अर्थवॉर्म को। वायरस इन्फेक्टेड बैक्टीरिया, वायरस इन्फेक्ट बैक्टीरिया, कौन सा वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है? सर हमने पढ़ा हुआ है कि बैक्टीरियोफेज जो होता है वो जो है वायरस को, बैक्टीरियोफेज जो है वो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। मतलब बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो बैक्टीरिया को किल करने का काम कर रहा है। ठीक है, इसका बैक्टीरियोफेज वाला हमने कहाँ पढ़ा है? सर हमने पढ़ा है हमारा हर्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट के अंदर भी हमने पढ़ा है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल वाला।
ब्लैंक एल्गी इज गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। भैया गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन कौन सी एल्गी होगी? स्पाइरुलिना, क्लोरेला। तो अगर हम देखें तो जो स्पाइरुलिना है ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, ये एक बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी है, और ये जो होती है हमारे पास प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स हो जाती है। तो यहाँ पर प्रोटीन का अमाउंट कितना है सर? 60 to 70% प्रोटीन है ड्राई वेट के अंदर अगर हम देखें तो ये ध्यान रखना है कि स्पाइरुलिना जो है प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, 60 to 70% जो है इसके अंदर प्रोटीन पाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, किसकी बनी भाई? पेप्टिडोग्लाइकन की, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई सेल वॉल है, ये ध्यान रखना है हमको। आगे बढ़े, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, ये दोनों इसको बनाने का काम करते हैं, मतलब एक हेट्रोपॉलीमर है। पेप्टिडोग्लाइकन एक हेट्रोपॉलीमर है जिसमें एन एसाइल ग्लूकोजामाइन और एन एसाइल म्यूरेमिक एसिड, ये दो कंपोनेंट मिलके जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन का निर्माण कर रहे हैं। और पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? हमारे बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है। म्यूरिन भी इसको हम कहते हैं। माइकोप्लाज्मा को क्या कहते हैं? पीपीएलओ कहते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ का फुल फॉर्म हो जाता है, तो इसको हम पीपीएलओ भी कहते हैं माइकोप्लाज्मा को। अगले क्वेश्चन की तरफ आए तो ब्लैंक बैक्टीरिया इज फाउंड इन नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस क्रॉप। भाई लेग्यूमिनस क्रॉप की नोड्यूल में कौन सा बैक्टीरिया होगा? राइजोबियम होगा, अभी हमने देखा था सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग करने का काम कर रहा था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्या है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है भाई राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एनाबिना, एजोला, ये सब किसके एग्जांपल है? सर ये सब क्या करते हैं? मेनली नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अगर ये ऐसा कुछ आता है तो आपको नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिख देना है, या फिर अगर ज्यादा सुटेबल देखें तो ये बायो फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल है, बायो फर्टिलाइजर के एग्जांपल है। अब अगर आपसे पूछा जाए तो यहां पर नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जगह हम लिखेंगे क्या? बायो फर्टिलाइजर लिखेंगे, ज्यादा सुटेबल आंसर हमारा होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है वायरस इज डिस्कवर्ड बाय, वायरस की डिस्कवरी किसने की है? तो यहां पर ड्रिमिटी इवानोवस्की, वायरस की डिस्कवरी जो है वो इवानोवस्की को इसका श्रेय दिया जाता है 1892 में, ठीक। अगली बात करेंगे कौन सा वायरस? टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक, टोबैको मोज़ेक डिसीज के ऊपर इन्होंने डिस्कवरी की थी। बैक्टीरिया इन विच फ्लैजिला आर फाउंड इन होल बॉडी, पूरी बॉडी के ऊपर अगर बैक्टीरिया में फ्लैजिला पाए जा रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम पेरीट्राइकस कहेंगे, पेरीट्राइकस, है ना। ये ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया की पूरी बॉडी पर फ्लैजिला पाए जा रहे हैं, दैट इज पेरीट्राइकस कंडीशन। बैक्टीरिया कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्राइट, ऐसे बैक्टीरिया जो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं वो क्या क्या कौन से होते हैं? तो वो होते हैं नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास क्या करता है? जो अमोनिया है उसको नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है, जो प्लांट के लिए अवेलेबल फॉर्म है किसका? नाइट्रोजन का। इडली और डोसा प्रिपरेशन में किसका यूज किया जाता है? तो यहां पर जो डो होता है इसका उपयोग कर रहे हैं हम इडली और डोसा बनाने में। इस डो का क्या किया जाता है भाई? फर्मेंटेशन किया जाता है, जिससे बनाता है इडली और डोसा। तो इडली डोसा क्या हो जाते हैं? हमारे पास फर्मेंटेड फूड आइटम हो जाते हैं। द पफ ऑफ अपीयर्स ऑन डो इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, भाई डो जो होता है उसके ऊपर क्या होता है कि ऐसे बबल लाइक, पफ लाइक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेंगे, और वो किसके होते हैं? तो वो CO2 के होते हैं। आपने देखा होगा हमारे पास ब्रेड जो आता है तो ब्रेड भी पोरस होता है, बिल्कुल उसमें पोर होते हैं। ये पोर कैसे बन रहे हैं? ये ब्रेड के अंदर पोर भी किससे बन रहे हैं? जो फर्मेंटेशन हो रहा है उस फर्मेंटेशन के दौरान जो CO2 निकल रही है उस CO2 के पोर होते हैं ये। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस तरीके के पफ बनाने का काम कर रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। होल प्रेजेंट इन स्विस चीज इज ड्यू टू, स्विस चीज के अंदर होल जो है वो प्रेजेंट होते हैं वही CO2 बाय प्रोपियोनी बैक्टीरियम। प्रोपियोनी बैक्टीरियम क्या करता है? ये CO2 को इवॉल्व करने का काम करता है फर्मेंटेशन से, और जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है? होल्स दिखाई दे रहे हैं। अगला क्या है? ब्लैंक इज नॉन एज ब्रेवर्स यीस्ट, ये आ गया भाई फिर से। ब्रेवर्स यीस्ट सेक्रोमाइसिस सेरेबियसी को कहते हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो बेवरेज इंडस्ट्रीज होती है उनको बनाने में उनमें भी जो अल्कोहल फर्मेंटेशन होता है, अल्कोहल बनाने का काम होता है, वो भी सेक्रोमाइसिस सेरेबियसी ही करता है। अगला बात करें कि द केमिकल सब्सटेंस प्रिपेयर बाय माइक्रोब्स एंड यूज्ड टू किल रिटार्ड माइक्रोब्स ग्रोथ, मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो माइक्रोब्स से ही बनाए जाते हैं और माइक्रोब्स को ही कंट्रोल करने का काम करते हैं, दैट इज एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाए जाते हैं। जैसे हमने कहा सर पेनिसिलिन हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब फंजाई से ही बनाई, और वो एंटीबायोटिक है, कुछ बैक्टीरिया को मारने का काम कर रही।
तो हमने ये देखा है कि सर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये प्राप्त भी हो रही, ऑब्टेन भी हो रही, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही मारने का काम भी कर रही है। फर्स्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक इज डिस्कवर्ड बाय, पहली इफेक्टिव एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर की थी? तो एक मिनट, इफेक्टिव एंटीबायोटिक की बात चल रही है यहां पर, तो यहां पर आएगा हर्बर्ट एंड फ्लोरिस, अर्नेस्ट बोरिस चेन। एक मिनट, दोनों आंसर आना चाहिए भाई। सक्सेसफुली डेवलप पेनिसिलिन, क्योंकि हुआ ये है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो डिस्कवरी की है ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। इसको ये नहीं बताया गया था कि भाई ये जो एंटीबायोटिक है इसको हम कमर्शियली यूज कैसे कर सकते हैं, हम इसको एज अ मेडिसिन कैसे यूज कर सकते हैं, ये चीज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने नहीं बताई थी। एक्सीडेंटल डिस्कवरी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाली। फिर क्या करते हैं, हर्बर्ट फ्लोरी और अर्नेस्ट बोरिस चेन, ये दो जो साइंटिस्ट है ये क्या करते हैं, ये सक्सेसफुली डेवलप करते हैं किसको, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को, जिसको हम मेडिसिन के रूप में यूज कर सकते हैं। अगला है ब्लैंक फंजाई इज यूज्ड टू प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करने में कौन सी फंजाई जो है वो काम में आ रही? तो ये एस्परजिलस नाइजर है, ये सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करने वाली फंजाई जो है होती है। एस्परजिलस नाइजर सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ब्लैंक बैक्टीरिया इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करने वाला बैक्टीरिया हो जाएगा हमारा एसिटोबैक्टर एसिटी। नाम से ही समझ में आ रहा है हमको, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स में अगर आता है तो फिर हमको वहां पर ऑप्शन नहीं मिलेंगे। ब्लैंक बैक्टीरियम इज यूज्ड टू मेक ब्यूटारिक एसिड। ब्यूटारिक एसिड बनाने में कौन सा बैक्टीरिया काम में आएगा? क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम। ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम जो बैक्टीरिया रहेगा वो काम में आएगा ब्यूटारिक एसिड बनाने में। अगला है ब्लैंक बैक्टीरिया इज यूज्ड टू मेक लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया तो लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। ठीक है, लैब बैक्टीरिया जो है ये हो जाएगा। अगला है ब्लैंक आर यूज्ड इन डिटर्जेंट टू रिमूव ऑयली स्टेन फ्रॉम लॉन्ड्री। मतलब ऑयली स्टेन्स को रिमूव करने के लिए, जो जैसे कपड़े पे अगर कोई तेल के दाग लग जाते हैं तो इसको रिमूव करने के लिए डिटर्जेंट में कौन सी चीज यूज कर रहे हैं? तो जो लाइपेज एंजाइम होता है उसको यूज कर रहे हैं। भाई ऑयल के अंदर है लिपिड, अब लिपिड के मॉलिक्यूल आपके कपड़े के अंदर चले गए हैं तो इसको निकालना है, तो एक एंजाइम है लाइपेज, वो इसको निकाल देगा, लिपिड को डिनेचर कर देगा। ठीक है, तो लाइपेज का यूज किया जाता है डिटर्जेंट के अंदर, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि बॉटल फ्रूट जूस आर क्लियरर देन होममेड ड्यू टू। बॉटल होममेड जो फ्रूट जूस बनाते हैं वो उतने क्लियर नहीं होते, लेकिन बॉटल के फ्रूट जूस जो होते हैं वो ज्यादा क्लियर होते हैं। किस कारण से? तो यहाँ पर पेक्टिनेज और प्रोटीएज जो एंजाइम होते हैं इनकी प्रेजेंस के कारण। भाई शुगर कंटेंट के कारण होंगे क्या? नहीं होंगे। फिल्ट्रेशन ओनली के कारण भी नहीं होंगे। एडिशनल ऑफ प्रिजर्वेटिव इसके कारण भी नहीं होंगे। होते किसके कारण है? जो पेक्टिनेज और प्रोटीएज एंजाइम इसके अंदर मिलाए जाते हैं उसके कारण ये क्या करते हैं, पेक्टिन को और प्रोटीन को डिनेचर करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो जूस है वो हमको क्लियर दिखाई देता है, उसकी अपीयरेंस क्लियर दिखाई देती है। बॉटल्ड जो जूस होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ब्लैंक इज यूज्ड एज क्लॉट बस्टर फॉर ब्लड क्लॉट। किसको यूज करते हैं क्लॉट बस्टर के लिए? तो स्ट्रेप्टोकाइनेस को क्लॉट बस्टर के लिए यूज किया जाता है। देखो क्या हुआ, स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस बाय स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस हो रहा है। डिसॉल्व द ब्लड क्लॉट, इट यूज्ड एज थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट का मतलब हुआ कि भाई जो ब्लड क्लॉट हो रहे हैं उनको ब्रेक करने का काम कर रहा है। ट्रीटिंग द हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक्स। क्या हुआ कि अगर हार्ट ब्लड जो है वो क्लॉट होने लग गया तो हार्ट अटैक के जो है चांसेस हो जाएंगे, और इसको क्लॉट होने से बचाने के लिए हमको एक क्लॉट बस्टर की जरूरत है, जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेस, जिसको बनाया किसने है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया ने बनाया हुआ है। तो क्लॉट बस्टर का काम भी कर रहा है। अगला है ब्लैंक इज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट यूज्ड टू ऑर्गन ट्रांसप्लांट। भाई ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जब हम कोई ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उस ऑर्गन को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमारा इम्यून सिस्टम उस ऑर्गन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स देना चालू करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स देना चालू करेगा। चलिए, तो कहाँ थे हम? थोड़ा सा कुछ इश्यूज की वजह से क्लास रुक गई थी। कहाँ थे हम थे इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग पे। भाई इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग का क्या मतलब है कि अगर हम कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, कोई ऑर्गन किसी व्यक्ति को ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट क्या करेगा?
इम्यून रिस्पॉन्स दिखाना शो करेगा। तो हमको क्या करना है कि इन इम्यून रिस्पॉन्स को हमको सप्रेस करना है। तो ऐसे जो ड्रग होते हैं उनको हम कहते हैं इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग का हमारे पास एग्जांपल है साइक्लोस्पोरिन। हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल क्या है, जो साइक्लोस्पोरिन होता है वो एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग हो जाता है, ठीक है, जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं उस समय। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगली बात आती है कि जो साइक्लोस्पोरिन है ये किससे प्रोड्यूस किया जाता है। तो साइक्लोस्पोरिन जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है हमारे पास ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक फंगस है जिससे हम साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो साइक्लोस्पोरिन जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये जो साइक्लोस्पोरिन होता है इसको हम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग के रूप में यूज करते हैं। अगला है स्टेरिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। स्टेरिन क्या है, तो स्टेरिन इज अ कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग। स्टेरिन क्या होता है, ये कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है कम करता है। ये किसके द्वारा, मोनोस्कस परक्यूरियस फंगस से। मोनोस्कस परक्यूरियस जो फंगस है ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से, तो इससे प्रोड्यूस किया जाता है स्टेरिन। और स्टेरिन क्या होता है, एक कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग होता है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने का काम करता है। अगला है कि फिजिकल रिमूवल ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल फ्रॉम सीवेज इज कॉल्ड। भाई क्या करते हैं हम कि प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट, भाई सीवेज ट्रीटमेंट हम दो टाइप से करते हैं, प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि जो सीवेज है उसके अंदर जो बड़ा मोटा मोटा जो कचरा है इसको रिमूव करने का काम करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम, लार्ज और स्मॉल पार्टिकल को हम फिजिकली रिमूव कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, मास ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट फॉर्मिंग मेस लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। मतलब फंगल फिलामेंट के साथ बैक्टीरिया का जो क्या कह रहे हैं कि मास ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट, फंगल फिलामेंट के साथ बैक्टीरिया का एसोसिएशन जो एक मैश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, इसको क्या कर रहे हैं, तो इसे हम एक्टिवेटेड स्लज जो है कह सकते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। यहां पर क्या कह रहे हैं कि एक्टिवेटेड स्लज कंसिस्ट ऑफ मास ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगल फिलामेंट। फंगल फिलामेंट का और बैक्टीरिया का एक मैश स्ट्रक्चर, मैश लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिससे हम क्या कह रहे हैं, एक्टिवेटेड स्लज कह रहे हैं इस केस में, सीवेज ट्रीटमेंट के केस में। अगला क्वेश्चन आता है, ब्लैंक इज अ मेजर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। वाटर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट है, इसको कैसे यूज करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, तो बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी के द्वारा जो है हम इसको मेजर करते हैं कि वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अमाउंट, ऑर्गेनिक मटेरियल का अमाउंट जो है वो कितना है। अगला है, ब्लैंक इज इनिशिएटेड गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान। गंगा और यमुना एक्शन प्लान किसने इनिशिएट किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो है इन्होंने जो है गंगा और यमुना एक्शन प्लान किसको, इनके अंदर जो होने वाला पोल्यूशन है इसको कंट्रोल करने के लिए किया था, ठीक है। मीथेन प्रोड्यूसिंग जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मीथेनोजेंस कहते हैं। भाई ऐसे बैक्टीरिया जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम मीथेनोजेंस कहते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है भाई, IARI का फुल फॉर्म, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, KVIC। KVIC का क्या फुल फॉर्म होगा, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC का फुल फॉर्म हमारे पास हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट बाय देयर प्रीडेटर इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है। अब हमने ये देखा है कि प्रीडेटर से अगर आप कर रहे हो तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल की कोई इंसेक्ट है उसको खाने वाला दूसरा इंसेक्ट है, एक इंसेक्ट जो क्रॉप के लिए हार्मफुल है, दूसरा इंसेक्ट उसको खा रहा है लेकिन क्रॉप के लिए हार्मफुल नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो उसको खा के खत्म कर देगा, जो हार्मफुल इंसेक्ट है उसको खा के खत्म कर देगा, तो हमारी क्रॉप जो है वो इंसेक्ट और पेस्ट से फ्री हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है कि ब्लैक फंजाई स्पीसीज इज यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में किसका उपयोग कर रहे हैं हम, तो ट्राइकोडर्मा का उपयोग कर रहे हैं। क्या है, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज आर बेनिफिशियल फंजाई, बेनिफिशियल फंजाई है जो क्या करने में काम में आ रहे, बायोलॉजिकल कंट्रोल में काम में आ रहे। दे कम्पीट विद पैथोजेनिक फंजाई, ये कुछ पैथोजेनिक फंजाई के साथ कम्पीट करती है और क्या करती है, प्रोड्यूस एंटीबायोटिक दैट इनहिबिट द पैथोजन।
और ये एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस करती है, जिससे क्या होता है कि जो पैथोजन होता है उसको प्रिवेंट करती है। खुद फंजाई है, लेकिन ये दूसरी फंजाई को, जो हार्मफुल फंजाई है, उसको प्रिवेंट करने का काम करती है। आईपीएम का फुल फॉर्म बता ही दिया था मैंने कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है आईपीएम का फुल फॉर्म हो जाता है। अगला है कि ऑर्गेनिजम्स दैट इनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी को एनरिच करते हैं उन्हें क्या करते हैं कि क्या कहते हैं, सॉइल के अंदर जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर आंसर जाएगा हमारा बायो फर्टिलाइजर्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ब्लेंक इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर इन पेडी फील्ड। पेडी फील्ड के अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, तो हम जो है यहाँ पर एजोला का उपयोग जो है वो हम कर रहे हैं धान के खेतों में, जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एजोला का उपयोग जो है हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल अगर हम देखें तो हमने जो है कवर कर लिए हैं टोटल 56 एमसीक्यूज। 56 एमसीक्यू कवर कर लिए। पूरी संभावना है कि आपके जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनेंगे वो यहीं से बनने की संभावना है। अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।